जय हिंद दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस देश में जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा उस देश की इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होती है। अमेरिका और चाइना को ही देख लीजिए, दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सबसे ऊपर हैं और यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश इन देशों की पावर के आगे झुक कर रहते हैं। लेकिन अब भारत इन देशों को बड़ी चुनौती देने जा रहा है। आने वाले समय में भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। हालांकि दोस्तों इस सेक्टर में चीन और अमेरिका की बहुत ही बड़ी बादशाहत है, तो ये रास्ता भारत के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। लेकिन जो कोशिश आज की जा रही है उसका रिजल्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें कुछ आंकड़ों को समझ लेना जरूरी है। देखिए, अभी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना नंबर 1 पर है। दुनिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग में 28% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। उसके बाद नंबर 2 पर अमेरिका में 16%, नंबर 3 पर जापान 7.2%, नंबर 4 पर जर्मनी 5.8% और 5वें नंबर पर आता है भारत 3.3%। यानी इन फिगर्स से एक चीज तो क्लियर है कि भारत अभी अमेरिका से 5 गुना पीछे और चाइना से 10 गुना पीछे है। अगर भारत को चाइना को पछाड़ना है तो हमें उससे 10 गुना अधिक तेजी से चलना होगा। अब दोस्तों, चीन को अचानक से इतने बड़े मार्केट से बाहर करना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, लेकिन इस समय एशिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर भारत उस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाने में कामयाब हो जाता है तो चीन को पीछे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। देखो, पिछले 2-3 सालों से ना दुनिया ने बहुत ही बड़े संकट का सामना किया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खराब हो चुका है। फिर धीरे धीरे जैसे ही दुनिया भर की इकोनॉमी फिर से ऊपर आने लगी तो जियोपॉलिटिक्स की वजह से फिर से मंदी का माहौल बन रहा है। अमेरिका के कई बैंक अब तक दिवालिया हो चुके हैं। यूरोप के बैंकों की हालत भी खराब चल रही है और IMF ने तो हाल ही में कहा भी था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। भारत में भी आपने देखा होगा कि RBI ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में कई बार बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से नए स्टार्टअप्स को, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कई इंडस्ट्रीज को लोन मिलना महंगा हो गया है। दोस्तों, दुनिया भर में जितनी भी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं ना, उनका ज्यादातर प्रोडक्शन चाइना में होता है। अब जैसे ही कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ और ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टर्बन होता है और कोरोना की लड़ाई में चाइना ने जो नीतियां बनाई है ना, उनकी वजह से इन कंपनियों का चाइना से भरोसा उठ गया है। वहीं जब रशिया और यूक्रेन की वार शुरू होती है तब भी जियोपॉलिटिक्स में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। ताइवान के इश्यू पर अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते खराब होने लगते हैं और यहीं पर इन्वेस्टर्स का भरोसा चीन से टूट जाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का इश्यू उठता है। अब इन तमाम झमेलों से ग्लोबल कंपनियों को एक बात तो समझ में आ गई कि उन्हें एक ही जगह से अपना प्रोडक्शन हटाकर उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। देखो, इन्वेस्टर्स का चाइना पर से भरोसा टूटने के 4 बड़े रीजन देखे गए हैं। पहला, डिफिकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। हाल ही में देखने को आया कि चाइनीज गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज में बहुत ही ज्यादा दखल देने लगी है। कंपनियों पर जबरदस्ती रेगुलेटरी प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क। अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं, जिससे ग्लोबल कंपनियों में भी काफी ज्यादा रिस्क पैदा हो गया है। तीसरा है नो डेमोक्रेसी। देखो, इस समय चीन में केवल एक ही पार्टी का राज चलता है और दुनिया भर में चाइना के प्रेसिडेंट यानी कि शी जिनपिंग की छवि एक तानाशाह के रूप में बन चुकी है। चौथा है लेबर कॉस्ट। हाँ, एक समय था जब चीन में बहुत ही सस्ते में मजदूर मिल जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी वर्क फोर्स एजुकेटेड और स्किल्ड हुई है वैसे ही उनकी कॉस्ट भी अब बढ़ चुकी है और जो इंडस्ट्रीज सस्ती वर्क फोर्स पर डिपेंड करती थी उनके लिए वहां पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चाइना से निकलने के बाद ये ग्लोबल कंपनीज एशिया में दूसरा सेंटर ढूंढ रही है। ऐसे में उनके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत। फिलहाल में आज भारत स्वीट स्पॉट में है क्योंकि हमारे रिश्ते जापान से, अमेरिका से और यूरोप की तमाम कंट्री से भी बढ़िया है। तो दूसरी ओर अगर हम देखें तो रूस और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी बढ़िया रिलेशन है। तो जो ग्लोबल कंपनियां सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की सोच रही हैं, अपना रिस्क कम करने की सोच रही हैं, तो उनके लिए भारत एक ब्राइट स्पॉट है और यहीं पर भारत के लिए बड़ा एडवांटेज है। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। दोस्तों, कोरोना की वजह से काफी हद तक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को झटका लगा था, लेकिन उसके बाद भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए ग्रो किया है। एक तरफ जहां ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की रफ्तार से बढ़ रही है। कोरोना के बाद देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखी जा रही है। आप इन आंकड़ों को ही देख लीजिए। 2016-17 में जहां घरेलू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री
3,17,331 करोड़ रुपए की थी, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर ऑलमोस्ट डबल यानी कि 6,40,810 करोड़ रुपए की हो गई है। कई ग्लोबल कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट करने को लेकर अपनी रुचि दिखा रही हैं। एप्पल के आईफोन बनाने वाली कंपनी यानी कि फॉक्सकॉन ने भारत में बहुत ही बड़ा निवेश करने का प्लान किया है। एप्पल का प्लान 2025 तक अपने 25% आईफोन का प्रोडक्शन भारत में करने का प्लान है और 2027 तक ये आंकड़ा 50% ले जाने का प्लान है। फिलहाल में भी मेड इन इंडिया आईफोन बन भी रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले 5 महीनों में ही एप्पल ने $1 अरब से ज्यादा का आईफोन भारत से एक्सपोर्ट किया है। गुजरात में भी फॉक्सकॉन कंपनी वेदांता कंपनी के साथ मिलकर एक बड़ा प्लांट लगाने जा रही है और ये प्लांट भारत में पहला ऐसा प्लांट होगा जिसमें सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाएंगे। इन दोनों कंपनीज के बीच 2022 में MOU भी साइन हो चुका है। वहीं गुजरात के अलावा फॉक्सकॉन कंपनी तेलंगाना के अंदर भी बहुत बड़ा निवेश कर रही है और वहां पर आईफोन बनाने के लिए फैक्ट्री लगा सकती है। दोस्तों, इसके जैसे ही ऐसी बनाने वाली कंपनी डाइकेन भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग में 3 गुना की बढ़ोतरी कर रही है। फिलहाल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की GDP में 15% के आसपास कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन अब गवर्नमेंट का प्लान अगले 2 सालों में इसे 25% करने का है। वहीं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। 2016-17 में भारत में 90,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बन रहे थे, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 2,75,000 करोड़ रुपए के हो गए हैं। आज देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने की 200 से अधिक फैक्ट्रियां मौजूद हैं। अगर भारत में ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करें तो अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के एक्सपोर्ट में 48% का इंक्रीज देखने को मिला है। इसी टाइम में भारत ने $20 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक्सपोर्ट किया है, जबकि बीते साल के आप आंकड़ों को देखें तो इसी सेम पीरियड में लगभग $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ही एक्सपोर्ट किया गया था। दोस्तों, किसी भी देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आमतौर पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी कि IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के पैमाने पर मापा जाता है और पिछले 3 महीनों में लगातार भारत के IIP के आंकड़ों में तेजी देखी गई है। जनवरी 2023 के लिए IIP 5.2%, दिसंबर 2022 में 4.7% और नवंबर 2022 में ये 7.4% रहा था, जो काफी बढ़िया रहे हैं। दरअसल 5% से ऊपर IIP को अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी बढ़िया माना जाता है। जैसे देश की GDP को साल में एक बार मापा जाता है, वैसे ही IIP के आंकड़े महीने में एक बार आते हैं। इसके अलावा भारत का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी यानी कि PMI भी फरवरी में 55.3 देखने को मिला था। दरअसल 50 से ऊपर PMI को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी बढ़िया माना जाता है और भारत के लिए ये लगातार 20वां महीना है जब देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50 से ऊपर है। दोस्तों, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में 3 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और 2030 तक यह 7 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकता है। दुनिया के लिए भारत ब्राइट स्पॉट कैसे है? दोस्तों, ग्लोबल कंपनीज के लिए भारत में और भी कई सारे एडवांटेज है, जिनमें पहला एडवांटेज है लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट। इंडिया इस समय चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है और शायद 2023 के एंड तक तो हम चीन को भी पछाड़कर पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ जाएंगे। वहीं भारत का मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, तो ग्लोबल कंपनीज को यहाँ पर एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो चीन के जैसे भारत में भी लेबर सस्ती होती है, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाती है। खास करके इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कम लगती है। तीसरा एडवांटेज है स्किल्ड वर्कफोर्स। देखो, भारत में लेबर सस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किल्ड नहीं है। दरअसल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसी कई इंडस्ट्रीज में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और गवर्नमेंट की ओर से भी स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका टारगेट 40 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देकर मार्केट के हिसाब से स्किल्ड करना है। चौथा एडवांटेज है गवर्नमेंट की स्कीम से। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम से चला रही है। जैसे पहली है मेक इन इंडिया। इसे 2014 में शुरू किया गया था, जिसमें कंपनीज को भारत के अंदर ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट करने के लिए इनकरेज करना है। इसमें मेन रूप से 4 चीजों पर फोकस किया गया है: न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू माइंडसेट एंड न्यू एरिया। दूसरा है स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम। इसे 2015 में शुरू किया गया था, जिसका काम लोगों को स्किल्ड करना है। और तीसरा है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। देखिए, इसमें ना एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम डेवलप करना है ताकि वो नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बन सके। ये 2016 में शुरू किया गया था।
चौथी स्कीम है पीएम मुद्रा योजना। देखिए ये जो स्कीम है ना, वो छोटे उधारकर्ताओं के लिए जिन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता है उनके लिए है। इस स्कीम में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए बैंकों और माइक्रो फाइनेंस जैसी संस्थाओं से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। पांचवा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये स्कीम कोरोना के समय लाई गई थी, जिसमें सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे। टारगेट यही था कि इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, डिफेंस के लिए स्वदेशी हथियार बनाने हो, ग्रीन एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी बनानी हो। एक तरह से ये स्कीम भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन से जुड़ी हुई एक और गेम चेंजिंग स्कीम निकाली, नाम है PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये 2020 में निकाली गई थी और टारगेट यही था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए और दूसरे देशों से जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं उस बिल को कम किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के 5वें एडवांटेज की, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखो भारत की लोकेशन ना ऐसी है कि दुनिया के कई सारे मार्केट्स आसानी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ से एशिया को कवर किया जा सकता है, मिडिल ईस्ट तक पहुंचा जा सकता है, साथ ही अफ्रीका तक भी पहुंच है। ग्लोबल कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए भारत एक आइडियल हब बन सकता है। अब समझते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनेगा। दोस्तों आज के समय ना किसी भी देश की इकोनॉमी ग्लोबल कनेक्ट के साथ चलती है। स्टैंड अलोन इकोनॉमी किसी भी कंट्री की नहीं हो सकती। और इस समय एक तो देखो दुनिया में मंदी का माहौल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डिमांड तो बढ़ ही रही है। अभी भारत यूएस, यूके और यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। अब क्योंकि वहां पर तो पहले से ही मंदी चल रही है, तो हमारे एक्सपोर्ट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जहां पर महंगाई चल रही है वहां पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हम अपने प्रोडक्ट को सस्ती रेट पर प्रोड्यूस करें और फिर उस डिमांड सप्लाई को पूरी करें। दोस्तों सरकार कई नीतियों पर काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बेहतरी हुई है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी ग्रोथ हो रही है और आने वाले समय में ये चीजें और भी बढ़िया ही होगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर स्थिति कोई बढ़िया रही है। कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश की स्थिति काफी डाउन चल रही है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट की तमाम कोशिशों के बावजूद भी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स के मामले में देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर से भी पीछे चल रहा है। जहां सर्विस सेक्टर में 2014 से लेकर 2022 के बीच 153 अरब डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें मिला, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम देखें तो इसी सेम पीरियड के दौरान 94 अरब डॉलर का ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें मिला है। तो इन फिगर से एक चीज तो क्लियर है कि कुछ खास सेक्टर को छोड़ दें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। हालांकि हाल के समय में इसमें बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। 2021-22 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला है, जो कि पिछले साल यानी कि 2021 की तुलना में 76% ज्यादा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की संभावनाएं नहीं है, संभावनाएं बहुत है, लेकिन बस मेहनत की जरूरत है। हमें वियतनाम से सीखने की जरूरत है, क्योंकि वियतनाम ने भी 10 साल पहले केमिकल, असेंबलिंग और कई सेक्टर्स में काम करना शुरू किया था और पिछले 10 सालों से उसकी विकास दर 12 से 14% तक बनी हुई है। तो भारत को लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि सस्ता लेबर ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाए बिना मैन्युफैक्चरिंग हब बनना असंभव है। तीसरा कि ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करना होगा। देखिए इसके लिए ना यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन देशों के साथ मिलकर के हमें FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने होंगे। वैसे हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसे और देशों के साथ बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों अगर आने वाले समय में गवर्नमेंट इन तमाम इश्यूज को सॉल्व कर लेती है तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने समय में भारत दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसे और तमाम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।